एक मित्र पूछते हैं, हमारे गांव के आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दिलाएं ताकि वह काबिल बन सके। देखिए, आपकी जो परिस्थिति है उसमें ही जीना होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता। तो जो हो सकता है वहां पर उसी का कीजिए। इसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए स्कूल अच्छा है कि नहीं। स्कूल अच्छे और बुरे नहीं होते। वो जो विद्यार्थी है, आपका बच्चा है, वह कितना अच्छा छात्र है, वह कितना योग्य है, वह कितना काबिल है, वो अपने अनुसार चीजों को ग्रहण कर लेगा। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कम से कम पिछले 100-200 साल का इतिहास तो बहुत स्पष्ट है। बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र के हों, चाहे विज्ञान के क्षेत्र के, चाहे दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र के, कोई बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उनके भीतर एक हिडन टैलेंट, एक छुपी हुई प्रतिभा थी, और वह प्रतिभा प्रकट हुई, उजागर हुई, और वे बड़े काबिल सिद्ध हुए। एक बार मैं वैज्ञानिकों का इतिहास पढ़ रहा था, 19वीं सदी के वैज्ञानिक, और मैं जानकर हैरान हुआ। 19वीं सदी में बहुत क्रांतिकारी वैज्ञानिक हुए। बड़ी बुनियादी खोजें 19वीं सदी में हुई। 20वीं सदी में तो एक्सटेंशन हुआ उन खोजों का। जो रियल इन्वेंशन था वो 19वीं सदी में हुए। और मैं जानकर हैरान हुआ, सिर्फ दो वैज्ञानिक, सैकड़ों में से सिर्फ दो वैज्ञानिक पढ़े लिखे अमीर घर के थे। सिर्फ दो। सैकड़ों वैज्ञानिक ना तो कोई खास पढ़े लिखे थे और ना ही अमीर घर के थे, साधारण। क्या आपको पता है 1000 से अधिक आविष्कार करने वाला थॉमस एल्वा एडिशन जब स्कूल में गया पहली क्लास में, कुछ ही दिनों में उसकी क्लास टीचर ने एक कागज पर उसको नोट लिख के दिया कि अपनी मम्मी को जाके, अपने पापा को जाके देना। वो तो बड़ा खुशी खुशी आया बच्चा, उसने अपनी माँ को वह कागज दिया। वो तो पढ़ नहीं सकता था कि क्या लिखा है। वो कागज पढ़ के उसकी माँ ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और खुशी से झूमने लगी और कहा कि शाबाश, अब तुम्हें कल से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा इतना योग्य है कि आप कृपया करके उसे स्कूल ना भेजिए। हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि आपके बेटे को कुछ सिखा सके। तो बेटा भी बहुत खुश हो गया कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं। उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें घर में ही थोड़ा बहुत सिखा दूंगी और तुम बहुत होशियार हो। स्कूल वगैरह तो उनके लिए है जो होशियार नहीं है। बच्चे की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। उसकी माँ तो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, थोड़ा बहुत उसने सिखा दिया। यही एडिशन है जिसने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए। आज तक दुनिया में किसी ने ना किए थे, शायद भविष्य में भी ना कर सके। जब इसकी माँ की मृत्यु हो गई, तब भी करीब 40 साल का हो चुका था, तो माँ के कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए वो कागज इसको मिल गया। वो कपड़ों के नीचे कहीं छुपा हुआ था। इसको अचानक याद आ गई, ये तो इसको स्कूल की टीचर ने लिख के दिया था। इसने पढ़ा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। टीचर ने यह लिखा था कि तुम्हारा लड़का किसी योग्य नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग। स्कूल भेज के हमारा समय खराब मत कीजिए, इसको हम कुछ नहीं सिखा सकते, बिल्कुल नालायक है, ये जिंदगी में कुछ ना कर सकेगा। ये लिखा था टीचर ने। लेकिन इसकी मां ने पूरी बात ही बदल दी। उसने बच्चे को कभी बताया नहीं कि टीचर ने क्या नोट लिख के भेजा है। उसने एक बहुत पॉजिटिव धारणा एडिशन के अंदर डाल दी कि तुम इतने काबिल हो, इतने योग्य हो कि वो स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं। और केवल एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। बड़े बड़े महापुरुष बहुत कम पढ़े लिखे थे, बिल्कुल साधारण गांव के स्कूल में कुछ छोटी मोटी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी।
लेकिन भीतर काबिलियत थी। और बड़े बड़े स्कूलों में तुम देख लो, वहां से कितने योग्य बच्चे निकलते हैं, कभी नजर ऐसा नहीं आता। यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च विभाग हैं, जहां सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी पहुंचते हैं, और सारे प्रोफेसर जिनके ऊपर भारी मेहनत करते हैं, सालों साल रिसर्च चलती रहती है, क्या आपने कभी सुना कि यूनिवर्सिटी से कभी कोई नया आविष्कार उत्पन्न हुआ हो? इतनी सारे विश्वविद्यालय सारी दुनिया में, लाखों प्रोफेसर जुटे हुए हैं, करोड़ों विद्यार्थियों पर सालों साल गंवा रहे हैं, कितना धन खर्च हो रहा, समय खर्च हो रहा। रेयरली कभी सुनने में आता है कि किसी विश्वविद्यालय ने कोई नई खोज की। सारी बड़ी बड़ी खोजें वो जो यूनिवर्सिटी के बाहर रह गए हैं उन्हीं ने की हैं, जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाए। ये आपको तथ्य बता रहा हूं, इसलिए आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपकी निराशापूर्ण दृष्टि आपके बच्चे में भी प्रवेश कर जाएगी। नहीं, पॉजिटिवली लें। अब जो परिस्थिति है सो है, हमको उसी में जीना है और उसमें जो श्रेष्ठतम मार्ग हो सकता है वो निकालना है। नहीं, कोई स्कूल साधारण स्कूल नहीं है। आप अपने बच्चे में एक सकारात्मक धारणा डालें, धीरे धीरे उसका अवचेतन मन में बैठ जाए कि उसके भीतर की योग्यता बिल्कुल प्रकट हो सकती है। क्या आपको पता है, मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो कुछ महीने तक मैं यूं ही घूमता रहा। उस समय ओशो की कीर्तन मंडली चला करती थी, उसमें चला गया, कुछ महीने वहां रहा। कोई 6 महीने बाद मेरे एक परिचित हैं, ओशो के बाल सखा, उन्होंने कहा कि वो जहां रहते हैं नर्मदा नदी के किनारे एक कॉटेज बनाकर, वहां बिल्कुल निर्जन स्थल है, वहां चलो, वहां पर एक प्राइवेट कॉलेज है, वो कोई 100 रुपया घूस लेकर परीक्षा के एक दिन पहले भी एडमिशन दे देते हैं। वहां चला गया मैं। वहां ना बिजली थी, ना पंखा था, कुछ भी नहीं था। लालटेन में पढ़ना होता था, और लालटेन जलाते से नर्मदा नदी के यहाँ इतने कीड़े मकोड़े आ जाते थे कि वो संभव ही नहीं था रात को पढ़ना। और दिन को बड़ी भयंकर गर्मी, काली चट्टाने, काले पत्थर हैं वहां सब तरफ। और कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जहां 100 रुपये रिश्वत दे के एडमिशन मिल गया, वो कैसा कॉलेज होगा आप समझते ही होंगे। वहां से कभी 3rd डिवीजन कोई पास हो जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी, क्योंकि वहां चुने हुए वही बच्चे आते थे जिनको दुनिया में कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो मेरा भी एडमिशन वहां हो गया। कॉलेज वाले भी हैरान, मैं भी हैरान, मेरे परिवार वाले भी हैरान। जब रिजल्ट आया, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी। यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि अच्छे स्कूल कॉलेज का सवाल नहीं है। आप अपने बच्चे में यह भावना डालें और देखिए उसकी काबिलियत कैसे प्रकट होती है। चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न, अनहद नाद मुझे सदैव सुनाई देता है, नूर की जैसे बारिश हो रही है, इससे आगे क्या है? इससे आगे उस नाद में डिजॉल्व हो जाना है, विलीन हो जाना है। देखें, अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र ने सवाल पूछा था कि नाद से कोई आनंद नहीं मिलता, और ये पूछ रहे हैं कि नाद ऐसा लगता है कि नूर की बारिश हो रही है। ये इनकी भावदशा के कारण, नाद के कारण नहीं, इनकी भावदशा के कारण इन्होंने उसको अलग ढंग से स्वीकार किया है, हृदयंगम किया है। पूछते हैं इसके आगे क्या? इसके आगे बस यही है, अभी एक द्वैत सा महसूस हो रहा है कि मैं हूं और मेरे ऊपर बारिश हो रही है। धीरे धीरे यह बारिश इतनी होने लगेगी कि जो तुम्हारा होना है वह पिघल जाएगा, घुल जाएगा। तुम बचोगे ही नहीं, बस नाद नूर ही रह जाएगा। द्वैत भाव विलीन हो जाएगा। प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, वह स्वयं अपने आप होगा।
तुम तो बस आनंद पूर्वक, अहोभाव पूर्वक इस बारिश में स्नान का मजा लो। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न, मैं नाद की आवाज से परेशान हूँ। इलाज भी करवाया लेकिन कुछ हल नहीं हुआ, कृपया मार्गदर्शन करें। वाह वाह वाह, क्या बात। देखें आज क्या बात है, नादीनाद के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों वाले सवाल आ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ने नाद को एक रोग की तरह समझा, बीमारी समझा, इलाज करवाने में लग गया, उसने दुश्मनी ठान ली, उसके भीतर की जो भावना है इसको मिटाने की, हटाने की हो गई, कैसे इसको खत्म करें। अब परमात्मा का इलाज कौन करेगा? परमात्मा कोई बीमारी है क्या? लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है और तब हम परेशान होंगे। हम ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, ईएनटी वाला डॉक्टर थोड़े दिनों में थक जाएगा, सफलता उसको नहीं मिलेगी, वो फिर किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देगा, कुछ दिनों के बाद न्यूरोलॉजिस्ट थक जाएगा। ऐसे मरीजों से डॉक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं। आप ही परेशान नहीं हो नाद से, डॉक्टर भी परेशान है। हर हफ्ते 10 दिन में कोई ऐसा मरीज आता जो कहता है आवाज सुनाई दे रही, क्या इलाज करें समझ नहीं आता। फाइनली न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता है कि तुम मानसिक रोगी हो, तुमको वहम हो गया है, ऐसी कोई आवाज बवाज नहीं है, बकवास कर रहे हो, जाके मनोचिकित्सा करवाओ। साइकोलॉजिस्ट धीरे धीरे उसको डिप्रेशन की दवाई देना शुरू कर देते हैं। सालों साल बीत जाते हैं। इस बीच में वह व्यक्ति 100% कन्विंस्ड हो जाता है कि मैं किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हूं, और उसकी यह भावना उसको और भी ज्यादा पीड़ा और तकलीफ पहुंचाती है, और बड़ी निराशा घेरती है कि मेरी बीमारी को डॉक्टर लोग समझ भी नहीं पा रहे, करे तो क्या करे। स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो गया, आपने एक गलत रवैया अपनाया, अब उसके परिणाम आप भुगत रहे हैं। इसके बाद बड़ा मुश्किल है किसी को कन्विंस करना। एक बार एक महिला मेरे पास आई थी, वो 20 साल से डिप्रेशन का इलाज करा रही थी, यही नाद श्रवण की वजह से। 20 साल, अब इतनी लंबी कंडीशनिंग हो गई 20 साल की, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों का योगदान है उसकी बीमारी को कंफर्म करने में कि तुम्हें एक भयंकर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। अब उसको कन्विंस करना कि ये सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से है, कठिन काम है। लेकिन उस महिला के साथ कुछ अनोखी घटना घटी। 2-4 दिन में ही वह अपना एटीट्यूड बदलने तैयार हो गई। बहुत मुश्किल मामला है। ओशो के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी, लगाव। उस लगाव के कारण जब उसने ओशो के प्रवचन सुने नाद श्रवण के बारे में, वो 3-4 दिन में ही चेंज हो गई, और आह्लादित होकर वह नाचने लगी और कहने लगी कि हद हो गई। 20 साल से मैं जिसको बीमारी समझ रही थी वो मेरा सौभाग्य है, मैं उसको दुर्भाग्य की तरह देख रही थी। यह मेरा गलत दृष्टिकोण, मेरा गलत नजरिया था। थोड़ा सा आप चेंज करके देखिए अपना एटीट्यूड। मैं जानता हूं मामला कठिन है, लेकिन फिर भी हो सकता है, कई लोगों के साथ हो चुका है। दुर्भाग्य नहीं, वह सौभाग्य है। अपना भाव बदलो, नाद तो वही का वही रहेगा, तुम्हारे सुनने का ढंग बदल जाएगा। प्रेम से भर के, श्रद्धा से भर के, भक्ति भाव पूर्वक सुनो।